एक बार फिर से सोच लो, इस उम्र में छोटी सी बच्ची को गोद लेना कहाँ की समझदारी है। मुझे लगता है कि तुम्हें यह विचार त्याग देना चाहिए। रौनक ने चाय की प्याली मेज पर रखते हुए भास्कर से कहा। मैंने यह निर्णय सोच विचार करने के बाद ही लिया है। मैं और प्रेरणा अभी इतने बूढ़े नहीं हुए हैं कि एक बच्ची की परवरिश न कर सकें। मैं अच्छा कमाता हूँ। रिटायरमेंट होने में अभी कुछ वर्ष बाकी हैं और उसके बाद भी मैं इतना सक्षम रहूंगा कि बच्ची की देखभाल अच्छी तरह से कर सकूं। भास्कर ने उत्तर दिया। मैं रुपए पैसे की बात नहीं कर रहा हूं भास्कर। उसके अलावा भी 100 बातों को दिमाग में रखकर सोचना पड़ता है। तुम्हारे परिवार वाले और रिश्तेदार तुम्हारे इस निर्णय के खिलाफ हैं। और समाज का क्या? तुमने कभी सोचा है कि लोग क्या कहेंगे? देखो भास्कर, मैं केवल प्रेरणा का बड़ा भाई ही नहीं हूं, बल्कि तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त भी हूं। इसी नाते तुम्हें समझा रहा हूं। मेरी बात को समझने का प्रयास करो। रौनक ने भास्कर पर दबाव बनाते हुए कहा। लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या कहेगा, मैंने इसकी परवाह करनी छोड़ दी है। और जहां तक परिवार व रिश्तेदारों का प्रश्न है, अगर उन्हें हमारी परवाह होती तो वे आगे बढ़कर इस निर्णय में हमारा साथ देते। इस तरह तुम्हें अपना वकील बनाकर हमारे पास न भेजते। भास्कर अब क्रोधित होने लगे थे। तुमसे तो बात करना बेकार है, तुम बात को समझना ही नहीं चाहते हो। रौनक ने अब अपनी बहन प्रेरणा की ओर देखा, जो चुपचाप अपने पति भास्कर के पीछे हाथ बांधे खड़ी थी। प्रेरणा, कम से कम तुम तो समझदारी से काम लो। इस उम्र में बच्ची को गोद लोगी तो समाज में तरह तरह की बातें होंगी। लोगों के तानों का सामना कर पाओगी तुम? भाई साहब, आप मुझसे यह पूछ रहे हैं कि मैं लोगों के ताने सुन पाऊंगी या नहीं? शादी के 26 साल बाद भी मेरी गोद सूनी है। आपको क्या लगता है कि मैंने समाज के ताने नहीं सुने हैं? जिस तरह आज तक सुनती आई हूं, आगे भी सुन लूंगी। देखो प्रेरणा, जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता है। उसे भगवान की मर्जी समझकर स्वीकार करो। भावनाओं में बहकर गलत निर्णय मत लो और भास्कर को भी समझाने का प्रयास करो। रही बात बच्चों की, तो क्या मेरे बच्चे तान्या और मानव तुम्हारे बच्चे नहीं हैं? रौनक ने प्रेरणा पर दबाव बनाने की कोशिश की। भाई साहब, आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर तान्या और मानव मेरे बच्चे होते तो क्या भाभी मुझे बांझ होने का ताना देती? प्रेरणा ने रौनक से प्रश्न किया तो उनकी नज़रें शर्म से नीचे झुक गईं। अब प्रेरणा ने हाथ जोड़कर आगे कहा। मैं बरसों से इस सुख से वंचित रही हूं भाई साहब। आज 26 सालों के बाद प्रकृति ने मेरी सुनी है। मेरी गोद में मेरी बच्ची आने वाली है। उसे गोद लेना हम दोनों का साझा निर्णय है। मेरी आपसे विनती है कि हमारी खुशी में हमारा साथ दीजिए। खैर, अब तुम दोनों ने निर्णय ले ही लिया है तो फिर मैं कर भी क्या सकता हूँ। आज तुम दोनों किसी की बात नहीं सुन रहे हो, लेकिन याद रखना, अगर भविष्य में तुम्हें अपने इस निर्णय पर पछताना पड़ा तो इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। इतना कहने के बाद रौनक भी बाकी रिश्तेदारों की तरह हथियार डालकर वहां से चले गए। रौनक के वहां से जाने के बाद प्रेरणा की हिम्मत जवाब दे गई। वह धम्म से सोफे पर बैठ गई। वो उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। अपनी पत्नी को कमजोर पड़ते देखकर भास्कर भावुक हो उठे। उन्होंने अपने जज्बातों पर काबू पाते हुए प्रेरणा के कंधे को थपथपाकर उसे हिम्मत देने का प्रयास किया। ये लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं भास्कर? आज इतने सालों बाद समय हम पर मेहरबान हुआ है। हमें हमारी औलाद मिलने जा रही है। ये लोग क्यों हमसे हमारी खुशी छीनने का प्रयास कर रहे हैं? प्रेरणा ने बेबसी से भास्कर की ओर देखते हुए कहा। भास्कर प्रेरणा की पीड़ा से अपरिचित नहीं थे। अच्छे से अच्छे डॉक्टर इलाज और हर जगह सिर झुकाने के बावजूद उसकी गोद नहीं भर पाई थी। वे सालों से उसे भीतर से खोखला होते देख रहे थे, मगर चाहकर भी उसके लिए कभी कुछ कर नहीं सके। ऐसा नहीं है कि पहले कभी उन्होंने बच्चा गोद लेने के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने कई बार अपनी अम्मा से दबे शब्दों में इस बात का जिक्र किया था। एक बार हिम्मत जुटाकर अम्मा से इस बारे में सीधे बात करने की कोशिश भी की थी, लेकिन अम्मा ने कई दिनों तक घर में ऐसा कोहराम मचाया कि वे घबराकर पीछे हट गए। उसके बाद उनकी इस बारे में जिक्र करने तक की हिम्मत नहीं हुई। उनकी इस बुज़दिली का खमियाजा उनकी प्रेरणा को आज तक भुगतना पड़ रहा था। सालों से वह सबके ताने सुनती आ रही थी। समाज के लोग तो दूर, अपने खुद के परिवार के लोग उसके निसंतान होने के कारण न जाने कैसे कैसे अंधविश्वास के चलते उसका अपमान कर बैठते थे।
परिवार ने तो उन पर दूसरा विवाह करने का दबाव भी बनाया था, लेकिन वे अपनी प्रेरणा से असीम प्रेम करते थे। उन्होंने करारा जवाब देकर सबका मुंह बंद कर दिया था। प्रेरणा आज तक उनकी खातिर कितना कुछ सहन करती आ रही थी। अपना पूरा जीवन निस्वार्थ उन पर न्यौछावर किया था उसने। अब उसके लिए कुछ करने की बारी उनकी थी। जो खुशी वे उसे आज तक नहीं दे पाए थे, वह अब देने जा रहे थे। समय भी जैसे उनके इस निर्णय में उनका साथ दे रहा था। यह संयोग था कि थोड़ी ही तलाश के बाद उन्हें एक ऐसी महिला मिली जो अपनी संतान को गोद देने के लिए एक भले दंपति की तलाश में थी। पति की अकस्मात मृत्यु के बाद उसके सिर पर बूढ़े, बीमार सास ससुर व 3 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी आ गई थी। ऐसे में उसके लिए गरीबी की मार सहते हुए अपनी नवजात बच्ची का लालन पालन कर पाना संभव नहीं था। पहले वह उनके बारे में जानकर थोड़ा हिचक रही थी, लेकिन उनसे मिलने के बाद उसकी सारी शंकाएं दूर हो गईं। प्रेरणा से इस बात का जिक्र करने से पहले भास्कर ने गोद लेने की प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली थी। प्रेरणा के मन में कोई भी उम्मीद की किरण जगाने से पहले वे खुद पूरी तरह आश्वस्त हो जाना चाहते थे। पूरी तसल्ली करने के बाद ही उन्होंने प्रेरणा को यह बात बताकर विमला व उसकी नवजात बच्ची से उसका परिचय करवाया। पहले तो प्रेरणा को यकीन ही नहीं हुआ कि उसके जीवन में कुछ ऐसा घटित होने जा रहा है। फिर उसे आशंकाओं ने घेर लिया, पर आखिर में भास्कर की बात समझकर जब उसने उस नवजात बच्ची को अपनी गोद में लिया तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। जल्दी ही बच्ची को गोद लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई। धीरे धीरे प्रेरणा के मुरझाए चेहरे पर रौनक लौटने लगी थी। दोनों पक्षों की रजामंदी थी, इसलिए प्रक्रिया में कोई अड़चन तो नहीं थी, लेकिन ऐसे कामों में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। प्रक्रिया शुरू होने के बाद सबसे कठिन कार्य था अपने परिवारों को यह खबर देना। भास्कर व प्रेरणा दोनों ने अपने अपने परिजनों को फोन करके सूचित कर दिया। भास्कर को जिस बात का अंदेशा था, ठीक वैसा ही हुआ। दोनों ओर से विरोध के स्वर उठने शुरू हो गए। पहले सब फोन कर करके ही उन्हें रोकने का प्रयत्न कर रहे थे। अपनी कोशिशें नाकामयाब होने के बाद उन्होंने आज प्रेरणा के बड़े भाई व भास्कर के परम मित्र रौनक बाबू को अपना प्रतिनिधि बनाकर उनके घर भेजा था। नतीजा यह हुआ कि उनके यहाँ आने के बाद प्रेरणा कमजोर पड़ने लगी थी। भास्कर ने प्रेरणा को तो समझा बुझाकर सुला दिया था, लेकिन उनकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वे यह जानते थे कि रौनक बाबू आखिरी व्यक्ति नहीं थे जो उन्हें रोकने का प्रयास करने के लिए घर आए थे। यह तो तूफान की शुरुआत भर थी। 3 दिन किसी का फोन आए बगैर सुकून से गुजर गए। जिंदगी अपनी सामान्य रफ्तार से चलती रही। प्रेरणा भी अब शांत थी। चौथे दिन भास्कर दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोलने पर अपने छोटे भाई सतीश व उसके परिवार को सामने पाकर भास्कर यह समझ गए थे कि रौनक बाबू की वकालत फेल होने के बाद सतीश ने केस की कमान अपने हाथों में ले ली है। वैसे तो उनके और प्रेरणा के परिजनों की आपस में कभी नहीं बनी। वे सभी पारिवारिक समारोहों और उत्सवों में किसी तरह एक दूसरे को बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन आज जब उनके और प्रेरणा के निर्णय के खिलाफ खड़े होने की बारी आई तो वे सब अचानक ही एकता की शक्ति को पहचान गए थे। भास्कर ने न चाहते हुए भी मुस्कुराकर सबका स्वागत किया। उन्होंने प्रेरणा का चिंतित चेहरा देखते ही दफ्तर में फोन करके छुट्टी ले ली। वे सतीश की तेज तर्रार पत्नी मीना के स्वभाव से भली भांति परिचित थे। उन्हें मालूम था कि मीना मौका देखकर बच्ची को गोद लेने वाली बात का बतंगड़ जरूर बनाएगी। अब देखना यह था कि उसे यह मौका किस वक्त मिलेगा। शाम तक का वक्त तो शांति से गुजर गया। शाम के समय भास्कर सतीश साथ बैठकर बातें कर रहे थे। मीना प्रेरणा के साथ रसोई में चली गई थी। उनके बच्चे पूजा और यश टीवी देखने में मग्न थे। प्रेरणा रसोई से उन चारों के लिए चाय की ट्रे लेकर आई और पीछे पीछे मीना पकौड़े लेकर आ गई। प्रेरणा बच्चों को पकौड़े व केचप देने में व्यस्त थी। तभी भास्कर ने देखा कि मीना आंखों से सतीश को कुछ इशारा कर रही थी। वे कुछ समझ पाते इससे पहले ही सतीश बोल पड़ा, भाई साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ये तो भास्कर भी जानते थे कि उनके छोटे भाई को उनसे क्या बात करनी थी। फिर भी उन्होंने अनजान बनते हुए कहा, हाँ बोलो सतीश, किस बारे में बात करनी है। सतीश अपनी पत्नी मीना की भांति तेज तर्रार नहीं था। उसने गोलमोल बातें करनी शुरू कर दीं। वो भाई साहब, आपको पता तो होगा कि घर वाले आपसे नाराज हैं। रिश्तेदारों के बीच में भी यही चर्चा चल रही है।
दीदी का फोन आया था। वे भी बहुत चिंतित लग रही थीं। आप समझ रहे हो ना कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं? भास्कर ने धैर्यपूर्वक कहा। नहीं सतीश, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूं। इस प्रकार घुमा फिराकर बात मत करो। जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो। सतीश ने मीना की ओर देखा, जो उसे गुस्से में खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। फिर उसने भास्कर की ओर देखकर कहा, भाई साहब, आप और भाभी एक बच्ची को गोद लेना चाहते हैं ना? इसमें हम में से किसी की भी सहमति नहीं है। रिश्तेदार और परिवार सभी आपसे नाराज हैं, इसलिए आप यह विचार त्याग दीजिए। भास्कर ने शांत भाव से पकौड़ा खाया और कहा, किसी की सहमति नहीं है से तुम्हारा क्या मतलब है सतीश? मैंने तुम्हारी या किसी और की आज्ञा मांगी ही कब थी? सतीश से इसका कोई उत्तर न देते बना तो उसने सहायता के लिए मीना की ओर देखा। मीना ने पति की हालत देखकर बिना देर किए बातचीत की कमान खुद संभाल ली। भाई साहब, इनके कहने का मतलब था कि पूरी उम्र तो आपने बच्चा गोद लेने के बारे में सोचा नहीं। अब कहाँ इस उम्र में आप छोटी सी बच्ची की जिम्मेदारी उठाएंगे? और अगर आपको बच्चों की कमी इतनी ही खल रही है तो पूजा और यश है ना, आप अपने सारे अरमान इनके जरिए पूरे कीजिए। ये दोनों भी तो आप ही की संतान हैं। मैं ठीक कह रही हूं ना भाभी जी? इतना कहकर मीना ने प्रेरणा की ओर देखा, जिसका पूरा ध्यान अब मीना और सतीश की बातों पर था। भास्कर ने मीना से मुस्कुराकर कहा, मीना, यह विचार तो मेरे मन में बरसों पहले ही आ गया था, लेकिन अगर उस वक्त मैंने अम्मा के आगे न झुककर थोड़ी हिम्मत से काम लिया होता तो आज हमारी संतान भी यश की उम्र की होती। और जहाँ तक पूजा और यश को अपनी संतान मानने की बात है, तो ये दोनों भी हमारे ही बच्चे हैं। हमने सदा इन्हें अपना ही माना है। मगर मुझे यह बताओ कि यह बात तुमने उस वक्त क्यों नहीं कही, जब यश के जन्मदिन पर तुम्हारी माताजी ने प्रेरणा को बांझ कहकर उसे यश को केक खिलाने से रोक दिया था? इतना सुनते ही मीना के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। वह बात को संभालते हुए बोली, भाई साहब, आप तो जानते हैं कि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है। वे गांव में रहती हैं और कई बार बड़े बूढ़े लोग ऐसी दकियानूसी बातों में विश्वास करके कुछ भी बोल देते हैं। मगर मेरा विश्वास कीजिए, मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने पार्टी के बाद माँ से इसी बात को लेकर झगड़ा भी किया था। भास्कर ने कहा, चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि तुम्हारे मन में ऐसी कोई बात नहीं है, मगर अब इन सब बातों को दोहराने का कोई फायदा नहीं है। हमारी बच्ची को गोद लेने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हम दोनों पूजा और यश से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अब हम किसी की खातिर अपना निर्णय नहीं बदलेंगे। सतीश के हाव भाव देखकर भास्कर समझ गए थे कि वह हार मान चुका है, मगर मीना अब गुस्से से तिलमिला रही थी। उसने आखिरी बार अपने पति की ओर देखा, जिसने कंधे उचकाकर न में सिर हिला दिया। अपनी दाल न गलते देखकर मीना भड़क उठी। अरे, ऐसे कैसे बुढ़ापे में बच्ची गोद ले लेंगे? अगर बच्चे पालने का इतना ही शौक है तो मेरे पूजा और यश को अपने पास रख लो। जब घर में बच्चे मौजूद हैं तो उनके होते हुए कैसे किसी पराये खून को आप अपना सब कुछ उठाकर दे देंगे? इन सब पर तो पूजा और यश का हक बनता है। भास्कर मुस्कुरा उठे। चलो अच्छा हुआ मीना, आखिर तुम्हारे मन की बात तुम्हारी जबान पर तो आई। यह सुनकर मीना झेंप गई। उसने सहायता के लिए सतीश की ओर देखा, जो खुद उसे अब अवाक होकर देख रहा था। पूजा और यश भी अपनी माँ को हैरानी से देख रहे थे। मीना ने अपना बचाव करते हुए कहा, भाई साहब, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो बस इस बात की फिक्र कर रही हूं कि कहीं कोई आपके सीधेपन का फायदा उठाते हुए बच्ची गोद देने का लालच दिखाकर आपको ठग न ले। आजकल रुपए के लालच में लोग किसी भी हद तक गिर जाते हैं। वो तो मैं देख ही रहा हूं मीना। मैं अच्छी तरह से समझ भी रहा हूं कि तुम्हारी किस बात का क्या मतलब था। इतना कहकर भास्कर ने प्रेरणा की ओर देखा। प्रेरणा चुपचाप उनके समीप आकर खड़ी हो गई। फिर भास्कर ने सतीश और मीना से कहा, माफ करना, हम दोनों के पास आपको देने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। हम अपनी बच्ची को घर लाने की तैयारियों में आजकल बहुत व्यस्त रहते हैं। सतीश, तुम्हें अपनी दुकान संभालनी है और बच्चों की पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा होगा, तो आप लोग अधिक समय तक यहाँ रुकेंगे भी नहीं। वापसी का टिकट करा लिया है या मैं बुक करा दूं? सतीश और उसका परिवार अगली सुबह ही अपने घर के लिए रवाना हो गए। जाते जाते मीना उन्हें चेतावनी देना नहीं भूली कि अब बाला दीदी ही उन दोनों से बात करेंगी। प्रेरणा मीना के स्वभाव से तो परिचित थी, मगर उसे उसके इस रूप का तनिक भी अंदाजा नहीं था।
अब उसे इस बात का डर सताने लगा कि कहीं उसकी ननद बाला के हस्तक्षेप के बाद भास्कर अपना निर्णय बदलने पर मजबूर न हो जाए, क्योंकि बाला दीदी भास्कर के जीवन में सबसे अहम स्थान रखती थीं। उन्होंने ही भास्कर को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उन्हें कानपुर से दिल्ली लाने में भी बाला दीदी का ही योगदान था। भास्कर ने आज तक अपनी मां समान बड़ी बहन की कोई बात नहीं टाली थी। जब प्रेरणा ने अपनी चिंता का कारण भास्कर को बताया तो उन्होंने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। भास्कर प्रेरणा को तो तसल्ली दे रहे थे, लेकिन उनके मन के भीतर भी तूफान आया हुआ था। दिन रात बाला दीदी के फोन का इंतजार करके चिंता में घुलने से भी क्या लाभ होता। भास्कर ने प्रेरणा से कहा कि अब जबकि उनकी बच्ची जल्दी ही घर आने वाली है, तो उन्हें उसके लिए थोड़ी खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए। भास्कर का प्रयोग सफल साबित हुआ। बच्ची के लिए कपड़े, खिलौने व उसकी ज़रूरतों के अन्य सामान की सूची बनाते बनाते ही प्रेरणा का ध्यान बाला दीदी की ओर से हट गया। जब एक सप्ताह शांतिपूर्वक बीत गया तो भास्कर को लगा कि शायद बाला दीदी चुप रहकर उन्हें अपना समर्थन दे रही हैं। लेकिन व्यक्ति अपनी मर्जी से कोई बड़ा कार्य करने चले और उसमें व्यवधान न आए, ऐसा असंभव है। एक शाम जब वे दोनों खरीदारी करके घर लौटे तो भास्कर के मोबाइल की घंटी बजने लगी। स्क्रीन पर बाला दीदी का नाम देखते ही भास्कर समझ गए कि दीदी की चुप्पी उनका समर्थन नहीं था। असल में वह तूफान के पहले की खामोशी थी। उन्होंने प्रेरणा की ओर देखा, जो डरते डरते उन्हें फ़ोन उठाने के लिए कह रही थी। फ़ोन उठाते ही दीदी ने नमस्ते के उत्तर में पूछ डाला कि उसे परिवार के सम्मान और प्रतिष्ठा की तनिक भी परवाह है या नहीं। भास्कर बहुत संभल कर उत्तर देने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं दीदी उनके जवाब को अपना अपमान समझकर उनसे नाराज न हो जाएं। उन्हें पता था कि बाला दीदी किसी को आसानी से क्षमा करने वालों में से नहीं है, फिर चाहे वह उनका प्रिय छोटा भाई ही क्यों न हो। दीदी भास्कर को अपना निर्णय बदलने के लिए कहती रहीं और वे दीदी को समझा बुझाकर उन्हें स्थिति को अपने दृष्टिकोण से देखने की प्रार्थना करते रहे। आखिरकार दीदी ने कह ही दिया, तुम्हें पता भी है कि उस बच्ची के माता पिता कौन हैं, उसका धर्म क्या है, वह किस जाति किस खानदान की है। किसी ऐरे गेरे के बच्चे को घर लाकर क्यों अपने खानदान का नाम डुबोने पर तुले हो? क्या तुम्हें अपने पिता और परिवार के नाम व मान सम्मान की तनिक भी चिंता नहीं है? भास्कर को उनकी बात सुनकर झटका लगा। अब बाला दीदी भी अम्मा की भाषा बोलने लगी थीं। ये सोचकर उन्होंने बाला दीदी को वही उत्तर दिया जो कभी वे अम्मा को देना चाहते थे, मगर दे नहीं पाए थे। उन्होंने कहा, हाँ दीदी, मैं जानता हूँ कि उसके माँ बाप कौन हैं और वह किस खानदान की है। उसके परिवार वाले बहुत ही शरीफ और खुददार लोग हैं। उसकी माँ अपनी मजबूरियों के चलते उसे हमें गोद दे रही है। रही बात जाति और धर्म की, तो इन सब बातों में क्या रखा है? पैदा तो वह इंसान की बच्ची बनकर हुई है, और आप ही तो कहती थीं कि बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं। उन्हें जिस सांचे में ढालो वे उसी सांचे में ढल जाते हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए दीदी, आपकी भतीजी की परवरिश उसी तरह से होगी जिस तरह आप चाहती हैं। बातों के जाल मुझ पर मत फेंको भास्कर, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि आज अगर अम्मा हमारे बीच में होतीं तो वो भी यही कहतीं। आज तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। आदर्शवादी होने का विचार तो बहुत अच्छा है, पर असल जिंदगी में इस विचार का कोई स्थान नहीं है। याद रखना, एक दिन तुम अपने इस निर्णय पर बहुत पछताओगे। मैंने आज तक हर बात में तुम्हारा साथ दिया है, यहाँ तक कि प्रेरणा को दिल्ली लेकर आने के निर्णय में भी मैंने अम्मा के खिलाफ जाकर तुम्हारी मदद की थी। लेकिन आज तुम्हारे इस फैसले में मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। याद रखना, अगर तुम इस बच्ची को घर लाओगे तो आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई संबंध नहीं होगा। यह मेरा अंतिम निर्णय है। इतना कहकर बाला दीदी खामोश हो गईं, लेकिन उन्होंने फ़ोन का रिसीवर नहीं रखा था। भास्कर की आंखें नम हो गईं। वे बाला दीदी का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन वे अपनी पत्नी प्रेरणा से भी बहुत प्यार करते थे। वे खुद को इस वक्त दो हिस्सों में बंटा हुआ महसूस कर रहे थे। उन्होंने भी मन ही मन निर्णय ले लिया था कि उन्हें क्या करना है। वे अपनी प्रेरणा के साथ अब और अन्याय नहीं कर सकते थे। उन्होंने गहरी सांस भरते हुए कहा, दीदी, आप मेरे लिए सिर्फ मेरी बड़ी बहन नहीं हैं, बल्कि मेरी माँ से भी बढ़कर हैं। मैं चाहता हूँ कि आपकी भतीजी आपकी नाराज़गी नहीं, आपके आशीर्वाद के साथ अपने घर में प्रवेश करे। उसका नाम भी आप ही को रखना है। आपके बिना हमारी खुशियाँ अधूरी रहेंगी। हम सब आपके घर आने का इंतज़ार करेंगे।
आपका छोटा भाई आपकी नन्ही भतीजी के साथ आपका इंतजार करेगा। उस रात भास्कर सो न सके। वे पूरी रात बेचैनी से करवटें बदलते रहे। प्रेरणा चिंतित होकर उन्हें जागते हुए देखती। सुबह उनका उतरा हुआ चेहरा देखकर उससे रहा न गया। वह भास्कर को चाय का कप देकर उनके पास ही बैठ गई और बहुत ध्यान से उनका चेहरा देखने लगी। भास्कर ने उसकी ओर बिना देखे पूछ लिया, कुछ कहना चाहती हो, प्रेरणा? प्रेरणा बस उनके इसी प्रश्न का इंतजार कर रही थी। वह रुआंसी हो उठी। आप जानते हैं ना कि मेरे लिए इस संसार में आपसे अधिक महत्वपूर्ण कोई नहीं है, औलाद भी नहीं। और मैं भी अच्छी तरह से जानती हूं कि आपके जीवन में बाला दीदी का क्या स्थान है। आप उन्हें मना लीजिए, मुझे बच्ची नहीं चाहिए। क्या मैं पहले संतान के बगैर नहीं जी रही थी, जो आगे नहीं जी पाऊंगी? मैं सोच लूंगी कि मेरे जीवन में संतान का सुख ही नहीं था। मैं आपको इस तरह परेशान होते हुए नहीं देख सकती। आप पूरी रात 1 मिनट के लिए भी नहीं सोए हैं। दफ्तर में सारा दिन कैसे बिताएंगे? इस तरह तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप बाला दीदी को फ़ोन करके कह दीजिए कि हम बच्ची को गोद नहीं ले रहे हैं। अपने प्रति प्रेरणा का यह प्रेम और समर्पण देखकर भास्कर मन ही मन मुस्कुरा उठे। प्रेरणा के एक कथन ने उनके मन में चल रही कशमकश को खत्म कर दिया था। अब उन्हें पहले से भी कहीं अधिक विश्वास हो गया था कि उनका निर्णय बिल्कुल सही है। उन्होंने प्रेरणा का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, मुझे एक रात जागते देखकर तुम्हें इतनी तकलीफ हुई है। मैंने तो तुम्हें इतने वर्षों में अनगिनत रातें रो रो कर काटते हुए देखा है। जरा सोचो प्रेरणा, मुझे तुम्हें इस तरह देखकर कितनी तकलीफ हुई होगी। प्रेरणा उन्हें आश्चर्यचकित होकर देखने लगी। फिर भास्कर ने आगे कहा, तुम कितना भी चाहो लेकिन मुझसे अपने आंसू और दर्द नहीं छिपा सकती हो। प्रेरणा, पिछले 26 सालों में तुमने बिना कोई सवाल किए मेरी हर बात मानी है। मेरे हर सुख दुख में मेरा साथ दिया है। मेरे और मेरे परिवार के प्रति अपने सारे कर्तव्य अपनी क्षमता से बढ़कर निभाए हैं और बदले में मुझसे कभी कोई उम्मीद नहीं की। अब मेरी बारी है प्रेरणा। तुम्हारे प्रति मेरे इस कर्तव्य को निभाने से मुझे संसार की कोई शक्ति नहीं रोक पाएगी। जहाँ तक बाला दीदी का प्रश्न है तो मैं जीवन भर उन्हें मनाने का प्रयास करता रहूँगा और मैं जानता हूँ कि एक न एक दिन वे ज़रूर मान जाएंगी। लेकिन अब मैं इतना आगे बढ़ने के बाद अपने कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। उनकी बातें सुनकर प्रेरणा की आंखों से आंसू बह निकले। भास्कर ने उन्हें अपने हाथों से पोंछते हुए कहा, अच्छा बाबा, अब ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है। जरा यह तो बताओ कि तुम हमारी बिटिया को प्यार से क्या कहकर बुलाओगी? प्रेरणा ने सिसकते हुए कहा, बिट्टो। मुझ पर यकीन रखो प्रेरणा, बहुत जल्दी हमारी बिट्टो घर आएगी। उस दिन के बाद भास्कर या प्रेरणा किसी के घर वालों ने उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की। बच्ची के घर आने से 1 सप्ताह पूर्व तक उनके रिश्तेदारों के साथ साथ मित्रों व पड़ोसियों को भी उसके आने की खबर मिल गई थी। कुछ चुनिंदा लोगों ने उनके इस कदम की सराहना की, लेकिन कटाक्ष व आलोचना करने वालों की संख्या अधिक थी। भास्कर व प्रेरणा ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वे अपने घर को अपनी बच्ची के हिसाब से व्यवस्थित करने में व्यस्त रहे। दोनों ने साथ मिलकर अपनी बिट्टो का कमरा सजाया था। प्रेरणा दिन में कई बार जाकर सारा कमरा देखती कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है। घर के सारे नुकीले कोनों वाले सामान व फर्नीचर को बदल दिया गया। उनके घर में अब उनकी ज़रूरत से ज़्यादा उनकी बच्ची की ज़रूरत का सामान था। भास्कर इस बात को लेकर अक्सर प्रेरणा को छेड़ते और प्रेरणा मुस्कुराकर कह उठती, अभी मैंने अपनी बिट्टो के लिए कुछ खरीदा ही कहाँ है। एक बार उसे घर आने दो, फिर देखना पता नहीं किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। मैं उसे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। प्रेरणा का खिला हुआ चेहरा देखकर भास्कर मन ही मन खुश हो जाते थे और फिर वह दिन भी जल्दी ही आ गया जिसके लिए प्रेरणा ने पूरे 26 सालों तक इंतजार किया था। वे दोनों सबसे पहले अपनी बच्ची को ले डॉक्टर से उसकी जांच करवाई। बच्ची बिल्कुल स्वस्थ थी। उसके बाद ही वे उसे घर लेकर आए। प्रेरणा की खुशी का तो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं था। उसकी नज़रें एक पल के लिए भी अपनी बेटी के चेहरे से नहीं हट रही थीं। वह बार बार उसे चूमती व उसकी बलाएं लेती। वह अनगिनत बार प्रकृति का धन्यवाद कर चुकी थी। बच्ची के रोने पर भी वह खुशी से हंसती हुई बावरी हुई जा रही थी। बस एक ही समस्या थी, बच्ची अभी उन्हें पहचानती नहीं थी। वह उन्हें ध्यान से देखती, फिर अनजान चेहरों को सामने पाकर हिलक कर रोती। लाख चुप कराने पर भी वह सुबकती रहती, फिर थक हार कर दूध पीकर सो जाती।
यह सब देखकर प्रेरणा बहुत चिंतित हो गई। भास्कर ने उसे समझाने का प्रयास किया। देखो प्रेरणा, हमारी बेटी अभी बहुत छोटी है, उसे हमें पहचानने व अपनाने में थोड़ा समय लगेगा। अगर हमें अपना घर छोड़कर अपनों से दूर जाकर रहना पड़े तो हम भी बेचैन हो जाएंगे। फिर यह तो कुछ माह की अबोध बच्ची है। थोड़ा समय दो और धीरज रखो, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। शुरू शुरू में प्रेरणा बच्ची के रोने व चिड़चिड़ाने पर परेशान हो जाती थी, लेकिन फिर भास्कर की सलाह पर उसने थोड़ा संयम से काम लिया। इस बीच उनके घर में मित्रों व परिचितों का आना जाना लगा रहा। प्रेरणा व भास्कर को अपने धैर्य का पुरस्कार उस दिन मिला जब उनके एक मित्र दंपति घर पर आए। वे उनकी बच्ची को गोद में लेकर दुलार कर रहे थे। मित्र की पत्नी के मुंह से मां शब्द निकलते ही बिट्टो ने प्रेरणा की ओर अपनी नन्ही उंगली से इशारा किया। प्रेरणा ने यह देखा और फिर से उन्हें ऐसा ही कहने के लिए कहा। मान शब्द सुनते ही बिट्टो ने फिर से प्रेरणा की ओर इशारा किया। प्रेरणा ने मुस्कुराकर प्यार से बिट्टो कहकर पुकारा तो उसने किलकारी भरते हुए प्रेरणा की ओर हाथ बढ़ा दिए, मानो कह रही हो, माँ, मुझे अपनी गोद में ले लो। बेटी की बात समझते हुए प्रेरणा ने उसे अपनी गोद में ले लिया, उसका माथा चूमा। सभी हतप्रभ होकर दोनों मां बेटी का मिलाप देख रहे थे। प्रेरणा भास्कर की ओर देखकर चहक उठी, जो पहले से ही उन दोनों को नम आंखों से देखते हुए मुस्करा रहे थे। उसके बाद तो जैसे उन दोनों की दुनिया ही बदल गई। भास्कर ने कुछ दिनों के लिए दफ्तर से छुट्टी ले ली थी। वे अपना सारा समय अपनी पत्नी और नन्ही बिटिया के साथ बिताना चाहते थे। प्रेरणा अपनी बिट्टो को रोज नई नई रंग बिरंगी सुंदर फ्रॉक पहनाती और साथ ही नज़र का काला टीका लगाना न भूलती। बिट्टो अपने खिलौनों को देखकर ताली बजाती और उनसे अपनी भाषा में बात करती। वह भास्कर की पेंट खींचकर उनसे खुद को गोद में लेने के लिए कहती, लेकिन प्रेरणा के कमरे में आते ही उसकी गोद में चली जाती। फिर भास्कर झूठ-मूठ रूठने का नाटक करते और दोनों माँ बेटी मिलकर उन पर हंसतीं। बिट्टो ने उनके सूने अंधेरे जीवन में खुशियों का उजाला भर दिया था। अब वह उन्हें अपने माता-पिता के रूप में पहचानने लगी थी। इससे बढ़कर खुशी की बात उनके लिए हो ही नहीं सकती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब बस एक ही कमी थी। वे दोनों चाहते थे कि उनके परिवार के सभी सदस्य भी उनकी बच्ची को स्वीकार कर लें। बिट्टो उनकी बेटी थी। इस सत्य को अब उन्हें भी सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए था। भास्कर ने कई बार बाला दीदी को फ़ोन किया था, लेकिन उन्होंने नंबर देखकर फ़ोन नहीं उठाया। उन्होंने घर के फ़ोन पर कॉल किया तो बाला दीदी ने नौकर से कहलवा दिया कि वे घर पर नहीं हैं। इसी दौरान उन्हें एक रिश्तेदार से पता चला कि बाला दीदी की बेटी सिया की शादी अगले माह होना तय हुई है। उन्हें छोड़कर बाकी सभी को निमंत्रण भेजा गया है। भास्कर को यह सुनकर धक्का लगा। वे जानते थे कि बाला दीदी उनसे नाराज़ हैं, मगर इतनी भी क्या नाराज़गी कि इकलौती भांजी की शादी में मामा को न बुलाया जाए। प्रेरणा ने मायूस होकर कहा कि अब उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए कि परिवार ने उनसे सारे नाते तोड़ लिए हैं। भास्कर ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा, कोई कुछ भी कह ले, मगर मैं जानता हूँ कि मेरी दीदी मुझे न्योता देने जरूर आएंगी। वे भले ही मुझसे कितनी भी नाराज़ क्यों न हो, मगर वरे मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हैं। और अगर उन्होंने मुझे नहीं भी बुलाया तो क्या हुआ, मैं उनका छोटा भाई हूँ और सिया का मामा हूँ। वे मुझे बुलाएं या ना, मैं अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए वहाँ ज़रूर जाऊँगा। प्रेरणा भली भांति जानती थी कि भास्कर का मन बहुत व्याकुल है, लेकिन वह उनकी पीड़ा बांटने के अलावा और कर भी क्या सकती थी, सो वही करती रही। प्रेरणा के लगातार समझाने पर भास्कर अपना पूरा ध्यान अपने काम व बेटी में लगाने की कोशिश करते रहे। जैसे जैसे सिया की शादी की तारीख निकट आती गई, भास्कर की उम्मीद की डोर भी कमज़ोर होती चली गई। शादी से 8 दिनों पहले उन्होंने प्रेरणा के सामने यह स्वीकार भी कर लिया कि वे हार गए हैं और मानते हैं कि अब दीदी उन्हें अपने जीवन व हृदय से पूरी तरह निकाल चुकी हैं। अपने पति को इस तरह टूटता देखकर प्रेरणा का हृदय भी तड़प उठा। वह उनके आंसू पोंछने ही वाली थी कि तभी उससे पहले बिट्टो ने हाथ बढ़ाकर भास्कर के आंसू पोंछ दिए। वह उनकी गोद में जाकर उन्हें प्यार करने लगी। अपनी मासूम बच्ची का प्रेम देखकर भास्कर ने उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। अगली शाम प्रेरणा ने उनसे पार्क में चलने का आग्रह किया। पहले तो वे मना करने लगे, पर जब बिट्टो ने उनका हाथ पकड़कर दरवाजे की ओर इशारा किया तो वे जाने के लिए मान गए।
दोनों ने थोड़ी देर बिट्टो को पार्क में घुमाया, फिर बेंच पर जाकर बैठ गए। बिट्टो अब सोसाइटी के बच्चों को भी अच्छी तरह से पहचानने लगी थी। बच्चे उसे उसके नाम से पुकारते और उसे दिखा दिखाकर गेंद को हवा में ऊंचा उछालते। बिट्टो गेंद को देखकर जोर जोर से ताली बजाती व किलकारी भरती। बिट्टो को इस प्रकार चहकता देखकर भास्कर भी खुश हो रहे थे और उन दोनों को खुश देखकर प्रेरणा खुश थी। भास्कर का ध्यान बिट्टो से तब हटा जब उनके कानों में एक परिचित स्वर पड़ा, मामा जी। उन्होंने पलटकर देखा तो वहां सिया खड़ी थी। भास्कर ने चौंक कर कहा, सिया, तुम यहाँ? और इधर उधर देखने लगे। मामा जी, आप माँ को ढूंढ रहे हैं ना? भास्कर के कोई उत्तर न देने पर सिया ने प्रेरणा की ओर देखकर कहा, मामी जी, ये मेरी छोटी बहन है ना, लाइए, इसे मेरी गोद में दीजिए। सिया ने बिट्टो को गोद में लेकर प्यार किया और फिर भास्कर की ओर देखा, जो अभी भी उसे अचंभित होकर देख रहे थे। कितनी अजीब बात है ना मामा जी, हम सभी आदर्शवाद की बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन यदि हमारा कोई अपना उन बातों पर अमल करता है तो हम ही सबसे पहले उसके खिलाफ खड़े होकर उसका विरोध करते हैं। हमारा झूठा अहंकार हमें उनका साथ देने की या सही और गलत में फ़र्क करके फैसला करने की इजाज़त नहीं देता। समाज के इनको खोखले कायदे कानूनों को मानने के चक्कर में हम खुद को अपनों से दूर कर बैठते हैं। माँ ने भी यही गलती की है। सबकी बातों में आकर उन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ने की बात कह दी, यहाँ तक कि आपको मेरी शादी में आने का निमंत्रण भी नहीं दिया। यहाँ आप परेशान हैं और वहाँ वे खुद कब से आपसे मिलने और बात करने के लिए तड़प रही हैं, लेकिन अपने मन में पनपी कशमकश के चलते वे ऐसा नहीं कर पा रही थीं। कल रात जब मैंने उन्हें आपके लिए छिप छिप कर रोते देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उन्हें गाड़ी में बिठाया और सीधे यहाँ ले आई। अब उन्हें यह डर सता रहा है कि पता नहीं आप उन्हें माफ़ करेंगे या नहीं, उनसे बात भी करेंगे या नहीं। क्या दीदी यहाँ आई हैं? भास्कर ने चौंक कर पूछा। फिर सिया के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना प्रेरणा की ओर देखकर कहा, देखा प्रेरणा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि दीदी मुझसे अधिक देर तक नाराज़ नहीं रह सकती हैं, वे ज़रूर आएंगी। फिर प्रेरणा की बात सुने बिना पार्क से बाहर की ओर जाते हुए कहने लगे, मैं अभी अपनी दीदी को घर लेकर आता हूँ। अरे मामा जी, आप कहाँ भागे जा रहे हैं? बिट्टो को तो साथ लेते जाइए। माँ, आपसे पहले अपनी भतीजी से मिलना चाहती हैं। बिट्टो के बिना मेरी शादी में आने की सोचिएगा भी मत। सिया ने भास्कर का उतावलापन देखकर हंसते हुए कहा। भास्कर ने जल्दी से वापस आकर बिट्टो को अपनी गोद में लिया। वह उसका माथा चूमकर आंखों में चमक लिए प्रेरणा की ओर देखकर कहा, देखा प्रेरणा, बिट्टो को घर लाने का मेरा निर्णय बिल्कुल सही था। फिर बेटी को गुदगुदी करते हुए कहा, चल बिट्टो, तेरी बुआ को घर लेकर आते हैं। नन्ही बिट्टो को भला क्या समझ आता, वह किलकारी भरते हुए अपने पिता के साथ चली गई। सिया उन्हें बहुत गंभीर होकर देख रही थी। उसे ध्यान मग्न देखकर प्रेरणा ने उससे पूछा, क्या सोच रही हो सिया? सिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, बिट्टो को घर लाकर आपने बहुत अच्छा किया है मामी जी, मुझे आप दोनों पर गर्व है। उसकी बात सुनकर प्रेरणा ने उसे गले से लगा लिया और धीरे से उसके कान में कहा, थैंक यू सिया। अब उसके दिल में किसी तरह की कोई उलझन या कशमकश नहीं थी। वह आंखों में गर्व और तृप्ति की चमक ली अपने पति व बेटी को पार्क से बाहर जाते हुए देख रही थी। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।